3 दिन पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने डिस्क्लोज किया कि इसे हरियाणा गवर्नमेंट से जुड़े कुछ बैंक अकाउंट्स में शायद अनऑथराइज्ड और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी देखने मिला है। ये सारे अकाउंट चंडीगढ़ के एक ही ब्रांच से हैंडल हो रहे थे और बैंक से लगभग 590 करोड़ रुपीस मिसिंग हैं। अब देखो, बैंकिंग भरोसे पे बिल्ड की जाती है और ये बैंक्स को सबसे ज्यादा अफेक्ट भी करता है। तो जब से फ्रॉड का ये केस पब्लिक किया गया, बैंक का मार्केट कैप एक दिन में 20% से ज्यादा या 14,000 करोड़ रुपीस से कम हो गया। ये इस बैंक का कोविड के बाद का सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल था। आज के इस वीडियो में हम इस फ्रॉड के बारे में समझेंगे। हम ये समझेंगे कि क्या, क्यों और ये सब कैसे हुआ। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ सिंपल चीजों से शुरुआत करते हैं। बैंक्स के बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं और गवर्नमेंट उनमें से एक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और पीएसयूज भी। ये एंटिटीज अपने डे टू डे एक्टिविटीज चलाने के लिए अपने पैसे बैंक्स के पास रखते हैं। अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि गवर्नमेंट एंटिटीज यूजुअली पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्रेफर करते होंगे, और आप पूरी तरह से गलत भी नहीं होंगे। गवर्नमेंट बैक्ड बैंक्स के साथ बिजनेस करने में एक कंफर्ट फैक्टर होता है। इसके कारण इनके साथ एक सेफ्टी का इमेज भी जुड़ा रहता है, मानो इनके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि गवर्नमेंट का पैसा इन्हीं बैंक्स में रहना चाहिए। स्टेट बैंक्स फ्रीली अपने हिसाब से बैंक्स चूज कर सकते हैं और इसमें प्राइवेट बैंक्स भी आते हैं, और ये ऐसा कुछ कारणों से करते हैं। पहला कारण है डिपॉजिट रेट्स। गवर्नमेंट बैलेंसेस बहुत रेट सेंसिटिव होते हैं। 10 to 20 बेसिस पॉइंट से भी पैसे शिफ्ट हो सकते हैं, इसीलिए ये ज्यादा अग्रेसिव प्राइसिंग वाले बैंक्स चूज करते हैं। इसके बाद सर्विस क्वालिटी भी जरूरी है। गवर्नमेंट लिंक्ड सेविंग्स अकाउंट्स का पैसा बहुत मूव होता है। ये टैक्स कलेक्शंस, ट्रेजरी टूल्स, सेटलमेंट्स के स्पीड और डिजिटल सिस्टम्स के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। प्राइवेट बैंक्स यहाँ पब्लिक बैंक से बेटर काम करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इसलिए प्राइवेट बैंक्स को भी गवर्नमेंट से बिजनेस मिलता है। इनफैक्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए सेंट्रल, स्टेट और पीएसयू से कंबाइंड गवर्नमेंट रिलेटेड डिपॉजिट्स इसके टोटल डिपॉजिट्स का 8 to 10% है। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के बराबर ही है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। गवर्नमेंट डिपॉजिट्स बल्कि होते हैं, लेकिन ये स्टिकी नहीं होते। ये लो कॉस्ट कासा यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स में रहते हैं, जिससे बैंक्स के लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ये रिटेल कस्टमर्स के जैसे स्टिकी नहीं होते। ये रातों रात बहुत बड़े अमाउंट्स बैंक से निकाल सकते हैं। तो ये बैंक्स को ग्रोथ और लिक्विडिटी तो देते हैं, लेकिन ये वॉलेटिलिटी भी बढ़ाते हैं। तो ये तो थे बैंकिंग के कुछ बेसिक्स। चलिए अब देखते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ एक्चुअली हुआ क्या। पूरी कहानी एक बहुत रूटीन से काम से शुरू होती है। लगभग 1 महीने पहले हरियाणा गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अपना अकाउंट बंद करने और दूसरे बैंक में फंड्स ट्रांसफर करने कहा। इस प्रोसेस में बैलेंस मैच नहीं हुआ। गवर्नमेंट का मानना था कि उनके अकाउंट में X रुपीस है, लेकिन बैंक के बुक्स में इससे कम पैसे थे, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। जल्द ही दूसरे हरियाणा गवर्नमेंट एंटिटीज ने भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ अपने बैलेंसेस रिकंसाइल या चेक करने शुरू किए, और इन सबके बैलेंसेस में डिफरेंसेस थे। ये सारे अकाउंट्स चंडीगढ़ के एक ब्रांच से ही लिंक थे। 18 फरवरी को हरियाणा गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बैंक से डील करने के अपने गाइडलाइंस को एक नोटिस के थ्रू रिवाइज किया। इस नोटिस में इसने क्लियरली मेंशन किया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्टेट ऑफ हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट बिजनेस के लिए यूज ना किया जाए। एक इंटरनल रिव्यू के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने डिस्क्लोज किया कि इन अकाउंट्स में 590 करोड़ रुपीस के टोटल डिस्क्रिपेंसीज या डिफरेंसेस थे। इसमें से 490 करोड़ रुपीस के डिस्क्रिपेंसीज रिकंसिलिएशन में या चेकिंग में मिल गए थे। बाकी 100 करोड़ रुपीस बैंक ने अलग से प्रोविजन करके रखे हैं इन केस और गैप्स मिलते हैं, भले ही तब और ऐसे गैप्स मिले नहीं। बैलेंसेस का ये डिफरेंस किसी कॉम्प्लेक्स साइबर हैक के कारण एक्चुअली नहीं हुआ था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ वी वैद्यनाथ ने इसे बैंकिंग में होने वाले सबसे पुराने तरीके का फ्रॉड कहा। ये फोर्ज्ड फिजिकल चेक्स और फेक ऑथराइजेशन लेटर्स की बात कर रहे थे। ये सब कुछ ऐसे हुआ। कहा जा रहा है कि डेबिट इंस्ट्रक्शंस क्लाइंट से आए, लेकिन जो चेक्स प्रेजेंट किए गए थे वो फोर्ज्ड थे, यानी नकली चेक्स। बैंक एम्प्लॉयज एंट्रीज पास कर देते थे और फंड्स एक्सटर्नल बेनिफिशियरी अकाउंट्स को ट्रांसफर हो जाते थे। अब चेक्स के लिए बैंकिंग ऑपरेशन मेकर, चेकर, ऑथराइजर सिस्टम में काम करते हैं। एक इंसान इसे इनिशिएट करता है, दूसरा एम्प्लॉय इसे चेक करता है और एक और इंसान इसे ऑथराइज करता है। ऐसा इंडिपेंडेंस के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि यहाँ ये चेन टूट गया क्योंकि जो लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने मिल के काम किया। ऐसा भी हो सकता है कि ये बैंक के बाहर किसी थर्ड पार्टी से भी जुड़े हुए थे, मतलब अलग अलग काम करने की जगह ये सब शायद मिले हुए थे।
इसलिए 4 सस्पेक्टेड बैंक ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया गया है। ये मैटर बोर्ड के स्पेशल कमेटी, ऑडिट कमेटी और पूरे बोर्ड के सामने रखा गया था। केपीएमजी के साथ एक फॉरेंसिक ऑडिट भी इनिशिएट कर दिया गया है और पुलिस कंप्लेंट्स भी फाइल किए गए हैं। बैंक ने कहा कि सीनियर मैनेजमेंट से कोई इन्वॉल्व नहीं था और ये फ्रॉड इंडिविजुअल एम्प्लॉयज ने किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने दूसरे बैंक्स को रिकॉल रिक्वेस्ट भी भेजे जहां पैसे ट्रांसफर किए गए थे। आईडीएफसी ने सस्पिशियस बेनिफिशियरी अकाउंट्स को लियन मार्क करने को कहा है, मतलब इन अकाउंट्स के कुछ हिस्सों को लॉक किया जाएगा। ये बैंक्स भी रिकवरी प्रोसेस में मदद कर रहे हैं। अर्निंग्स कॉल में आईडीएफसी के मैनेजमेंट ने कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस फेस किए, जैसे ये गलती चलते कैसे रही, क्या मंथली स्टेटमेंट्स नहीं गए, क्या इससे अलर्ट्स ट्रिगर नहीं हुए। मैनेजमेंट ने एक्नॉलेज किया कि ट्रांजैक्शन अलर्ट्स, मंथली स्टेटमेंट्स और बैलेंस कंफर्मेशन सिस्टम ड्रिवन है और ये भेजे गए थे। अब इससे एक ऑब्वियस टेंशन क्रिएट होता है। अगर स्टेटमेंट्स ने डेबिट रिफ्लेक्ट किया तो इन्हें पहले ही फ्लैग क्यों नहीं किया गया, और सिर्फ बैंक ने ही नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी ऐसा क्यों नहीं किया। बैंक के तरफ से एक चीज क्लियर है, अगर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो इसे ओन करेंगे। अगर दूसरी पार्टीज इन्वॉल्व हैं तो वो इन्हें लीगल चैनल से परस्यू करेंगे। लेकिन बैंक ने यह भी कहा है कि वो बिना किसी कारण के गवर्नमेंट के साथ लीगल बैटल नहीं करना चाहता। वैसे बैंक्स के पास एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी के लिए लगभग 35 करोड़ रुपीस का इंश्योरेंस कवरेज होता है, लेकिन ये 590 करोड़ रुपीस के कंपैरिजन में बहुत छोटा अमाउंट है। फाइनेंशियली फ्रॉड का अमाउंट छोटा नहीं है। ये पूरे 590 करोड़ रुपीस कंपनी के पीएनएल के थ्रू पास होंगे और शायद इसमें से कुछ अमाउंट रिकवर होगा। ये कंपनी के रिसेंटली रिपोर्टेड 503 करोड़ रुपीस के थर्ड क्वार्टर प्रॉफिट से भी ज्यादा है। मैनेजमेंट ने पहले एक स्ट्रॉन्ग लास्ट क्वार्टर का गाइडेंस दिया था और इसने अपने 500 करोड़ रुपीस के बेसलाइन से ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट भी किया था। इस हिट के बाद बैंक अभी भी प्रॉफिट तो एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन उतने हाई नहीं। बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे कंपनी को उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इनका स्केल और कैपिटल स्ट्रेंथ इस एक इवेंट से बहुत ज्यादा है। इसका नेटवर्थ 46,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा का है। इसके डिपॉजिट्स 2.8 लाख करोड़ रुपीस के हैं और इसका लिक्विडिटी रेशियो 100% से भी ज्यादा है। हरियाणा गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स बैंक के डिपॉजिट्स के 0.5% से भी कम थे। इस अनाउंसमेंट के बाद लगभग 200 करोड़ रुपीस निकाल लिए गए। ये कंपनी के लिए एक ओशन से एक ड्रॉप निकालने जैसा है। इनफैक्ट आरबीआई ने भी इस पूरे सिचुएशन से कोई ब्रॉडर सिस्टमिक रिस्क इंडिकेट नहीं किया है और नंबर्स को देखें तो ये कोई कैपिटल इवेंट नहीं है। लेकिन रेप्यूटेशन और कैपिटल दोनों अलग चीजें हैं। डिपॉजिट्स ट्रस्ट के बेसिस पे बनते हैं। एक बार अगर ये ट्रस्ट हिल जाता है, खास करके गवर्नमेंट सर्कल्स में, तो इसका इम्पैक्ट एब्सोल्यूट नंबर्स से बहुत ज्यादा होता है। हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को डी एम्पैनल कर दिया है। मतलब स्टेट की कोई भी गवर्नमेंट बॉडी इन दोनों बैंक्स के साथ बिजनेस नहीं करेगी। इसे इमीडिएटली अप्लाई कर दिया गया है और फर्दर नोटिस तक कोई गवर्नमेंट फंड्स इस बैंक में पार्क भी नहीं होंगे और इसके थ्रू ट्रांजैक्ट भी नहीं किए जाएंगे। गवर्नमेंट रिलेशंस लॉन्ग साइकिल होते हैं, इन्हें बनाने में कई साल लगते हैं, लेकिन ये रातों रात बंद भी हो सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्राइवेट बैंक्स गवर्नमेंट के पैसों के लिए अनसेफ हैं? ऐसा भी नहीं है। आईडीएफसी बैंक के लिए गवर्नमेंट डिपॉजिट्स 8 to 10% है, जो इंडस्ट्री नॉर्मल है। कई बड़े प्राइवेट बैंक्स जीएसटी कलेक्शन, सीबीडीटी प्रोसेसिंग और ट्रेजरी सर्विसेज हैंडल करते हैं। ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये इंसिडेंट एक नैरेटिव रिस्क भी ऐड करता है। जब किसी पब्लिक बैंक में कुछ गलत होता है तो इसे फ्रेम करना पॉलिटिकली आसान होता है। प्राइवेट बैंक्स के लिए स्क्रूटिनी ज्यादा शार्प होती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट के पैसे वापस पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही शिफ्ट हो जाएंगे? वेल, ऐसा भी नहीं है। बहुत बड़े और अच्छे से कैपिटलाइज बैंक्स जिनके कंट्रोल स्ट्रांग हैं, वो शायद अपना पोजीशन मेंटेन करेंगे, लेकिन मिड साइज बैंक्स को टफ क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे। जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इन सब में फंस गया और इसने गवर्नमेंट बिजनेस खो दिया। भले ही ये इस फ्रॉड के सेंटर में नहीं था, लेकिन एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक जैसे एंटिटीज ज्यादातर ऐसे सिचुएशंस में नहीं फंसते। इस केस में एक और टेंशन का कारण ये है कि बैंक्स में डिजिटलाइजेशन के हाई लेवल्स के बावजूद ये फ्रॉड हुआ। पिछले कॉल्स में मैनेजमेंट ने 98 to 99% ई केवाईसी, ई मैंडेट्स एटसेट्रा के साथ हाईली डिजिटाइज्ड होने पे बहुत ज्यादा फोकस किया, लेकिन इस फ्रॉड ने फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू बैंक के डिजिटल सिस्टम्स बाईपास कर दिए। मतलब डिजिटल सिस्टम्स कितने ही एडवांस क्यों ना हो जाएं, लेगेसी फिजिकल प्रोसेसेस अभी भी एक वीक पॉइंट है, खास करके तब जब लोग भी इस प्रोसेस में मिलके काम करते हैं। मैनेजमेंट ने कहा कि ये हाई वैल्यू ब्रांच ट्रांजैक्शंस के लिए एडिशनल सिस्टम बेस्ड कंफर्मेशन अलर्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे। ये एआई बेस्ड सिग्नेचर चेक्स और मैंडेटरी ह्यूमन डबल कंफर्मेशन भी ऐड करेंगे। पर क्या ये लोगों के मिलीभगत के रिस्क को कम करेगा? शायद नहीं।
लेकिन ये ऐसे करने के कॉस्ट को बढ़ा देता है। तो अब क्या होगा? शॉर्ट टर्म यानी 4 to 5 वीक्स में हम बैंक से प्रोविजनिंग, रिकवरी अटेम्प्ट्स और फोरेंसिक फाइंडिंग्स देखेंगे। शेयर्ड लायबिलिटी पे डिस्कशंस भी हो सकते हैं। मीडियम टर्म में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कंट्रोल्स टाइटन करेगा और अपने फिजिकल प्रोसेसेस में डिजिटल ओवरसाइट के लेयर्स भी ऐड करेगा। पूरे सिस्टम में गवर्नमेंट अकाउंट शायद ज्यादा स्क्रूटिनी फेस करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये रेपुटेशन रीबिल्डिंग का मैटर है। मार्केट्स ने स्टॉक को क्रेडिट लॉस के कारण नहीं बल्कि गवर्नेंस के कारण पनिश किया। इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। इस फ्रॉड का फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो बैंक शायद एक ही क्वार्टर से कवर कर लेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, बैंक को अपनी इमेज रिकवर करने में कितना टाइम लग सकता है? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।